इजराइल हमास के बीच चल रहा संघर्ष विराम खत्म हो चुका है। पिछले 7 दिनों से इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली हो रही थी। इस दौरान हमास ने कई वीडियोस रिलीज किए। इन वीडियोस में बंधकों को हाथ हिलाते और गर्मजोशी से गले मिलते देखा गया। इसके आधार पर फिलिस्तीन समर्थकों ने दावा किया कि हमास वाले गुड किडनैपर्स हैं, बेरहमी से उठाकर ले गए तो क्या हुआ, उनकी देखभाल तो की, उन्हें खुश तो रखा। इजराइल ने इसे प्रोपेगेंडा बताकर खारिज कर दिया है। कहा, इन बंधकों के कई करीबी अभी भी हमास के कब्जे में हैं, उन्हें जबरन फोटो ऑप के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो आज हम जानेंगे बंधकों के नाम पर प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया जाता है और इजराइल हमास संघर्ष विराम खत्म, अब आगे क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात हमास के प्रोपेगेंडा की। सबसे पहले 2 कहानियां आपको सुनाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने डैनियल पर्ल का नाम जरूर सुना होगा। पर्ल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार थे। जनवरी 2002 में पाकिस्तान के कराची में थे। वॉर ऑन टेरर पर रिपोर्ट कर रहे थे। एक रोज इंटरव्यू के सिलसिले में घर से निकले, उन्हें किडनैप कर लिया गया। अगले दिन अमेरिका को ईमेल मिला फिरौती का। 2 बड़ी मांगे इसमें थी। जेल में बंद पाकिस्तानी आतंकियों को रिहा किया जाए, पाकिस्तान सरकार को F-16 फाइटर जेट्स की सप्लाई चालू की जाए। आतंकियों ने धमकी दी, हम 1 और दिन का वक्त देंगे, अगर अमेरिका ने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम डैनियल को जान से मार देंगे। ये चक्र आगे भी चलता रहेगा और कोई भी अमेरिकी पत्रकार पाकिस्तान में नहीं घुस पाएगा। साथ में डैनियल पर्ल की एक तस्वीर भी भेजी गई। इसमें पर्ल के दोनों हाथ बंधे हुए थे और उनके सिर पर बंदूक रखी थी। अमेरिका ने आतंकियों की मांगे मानने से इनकार कर दिया। 1 फरवरी 2002 को पर्ल की हत्या हो गई। कुछ समय बाद एक वीडियो टेप रिलीज हुआ। इसमें डैनियल पर्ल के आखिरी मिनटों को कैद किया गया था। उन्होंने अपनी तुलना ग्वांतनामो बे के कैदियों से की थी। अमेरिकी सरकार की आलोचना की थी और आम जनता से अपनी सरकार का विरोध करने की अपील भी की थी। अंत में उनकी हत्या की क्लिप लगी हुई थी। इस वीडियो की बाकायदा पैकेजिंग की गई थी। पर्ल के बयानों का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था। जहां जहां पर वो हिचक रहे थे उस हिस्से को एडिटिंग से उड़ा दिया गया था। जानकारों ने लिखा, वो वीडियो शुद्ध प्रोपेगेंडा था। पर्ल को पहले से लिखी स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। इसका मकसद अरब देशों में नए रिक्रूट्स को भर्ती करना था। दूसरा उदाहरण ब्रिटिश पत्रकार जॉन कैंटलाई का है। उन्हें 2014 में इस्लामिक स्टेट ने सीरिया में किडनैप किया था। 2016 तक IS ने उनके कई वीडियोस रिलीज किए। इनमें जॉन इस्लामी खिलाफत का प्रचार करते हुए दिखाई दिए। वे पश्चिमी देशों की सेना के हमले को गलत बता रहे थे। 2017 में IS ने दावा किया कि एक हवाई हमले में जॉन की मौत हो चुकी है। 2022 में उनकी फैमिली ने इस दावे को मान लिया। ये कुछ पुराने उदाहरण हुए, लेकिन बंधकों के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाने की घटनाएं यहीं तक सीमित नहीं है। हालिया मामला हमास का है। 7 अक्टूबर को कई फिलिस्तीनी गुटों ने इजराइल पर हमला किया। इनको हमास लीड कर रहा था। उन गुटों ने 1200 से अधिक लोगों की हत्या की, जबकि 240 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर वो गाजा ले आए। हमास इनका इस्तेमाल इजराइल के साथ अपनी मांगे मनवाने में करने वाला था और यही हुआ भी। 22 नवंबर को इजराइल को 4 दिनों के संघर्ष विराम के लिए राजी होना पड़ा। हमास ने 50 बंधकों को छोड़ने का वादा किया। बदले में इजराइल 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने वाला था। 24 नवंबर को 23 बंधक छोड़े गए। इन्हें पहले गाजा में रेड क्रॉस को सौंपा गया, फिर वहां से उन्हें इजराइल लाया गया। हमास ने पूरे प्रोसेस को अच्छे से शूट किया। कुछ क्लिप्स में बंधकों को मुस्कुराते, हाथ हिलाते और हमास के लड़ाकों से गले मिलते देखा जा सकता है। पहले आप ये क्लिप्स देखिए। फिलिस्तीन समर्थक इन क्लिप्स को हमास का गुडविल बताकर धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। इसे इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि इसके बाद हमास के सारे गुनाह माफ कर दिए जाएं। ये हमास का मकसद भी है, लेकिन इसमें कई पेच हैं। पहला, कई लोगों के परिवार के सदस्य या करीबी दोस्त अभी भी हमास के कब्जे में हैं। अगर उन्होंने हमास से नाराजगी दिखाई या उनके आदेशों का पालन नहीं किया तो इसका बदला उनके साथियों से लिया जा सकता है। एक मामला डैनियल अलोनी का है। उन्हें और उनकी 5 साल की बेटी को 28 नवंबर को छोड़ा गया था। छूटते वक्त अलोनी ने एक लंबी चिट्ठी लिखी, हमास को धन्यवाद दिया। लिखा, हमें गाजा में महारानी की तरह रखा गया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक अलोनी की फैमिली के कई लोग अभी भी गाजा में बंधक हैं। दूसरा, बंधक कई चरण में इजराइल पहुंच रहे हैं। पहले स्टेज में उन्हें रेड क्रॉस के हवाले किया जाता है। इजरायली सेना तक पहुंचने से पहले तक वे हमास की निगरानी में रहते हैं।
इसलिए वे हमास के किसी भी निर्देश को मानने से इनकार नहीं कर सकते। मना करने पर उनकी रिहाई रुकने का डर रहता है। तीसरा, हमास ने बंधकों को हमेशा मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। इजराइल के साथ डील में शर्त की शुरुआत ही बंधकों से हुई। अगर हमास इतना ही मानवीय है तो उसने बच्चों और बुजुर्गों को डील का हिस्सा क्यों बनाया? चौथी बात, हमास के द्वारा बंधक बनाए गए कई लोग इतने भी खुशकिस्मत नहीं रहे। अल-शिफा अस्पताल में रेड के दौरान 2 महिला बंधकों की लाश मिल चुकी है। 84 बरस की एल्मा अब्राहम को जब छोड़ा गया तब उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। कुछ बंधकों ने बताया कि बच्चों को बंदूक के जोर पर रोने से रोका जाता था। कईयों ने बेसिक दवा और खाने की किल्लत की तरफ भी ध्यान दिलाया। अधिकांश बंधकों का वजन कम हो चुका है। इन सबसे पहले 7 अक्टूबर को हमास ने आम लोगों के साथ जो किया उसका दूसरा उदाहरण शायद ही कहीं मिलेगा। जानकार कहते हैं कुछ प्रायोजित वीडियोस के आधार पर हमास को उसके गुनाहों से बरी नहीं किया जा सकता। इस प्रोपेगेंडा को उजागर करने से किसी को परहेज नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि हमास को इस तरह के प्रोपेगेंडा की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? इसके 3 बड़े कारण दिखाई देते हैं। नंबर 1, क्रेडिबिलिटी। 7 अक्टूबर के हमले के बाद अधिकांश देशों ने हमास के हमले को विभत्स बताया, आलोचना की। हमले को 9/11 के अटैक से जोड़ा गया और हमास की तुलना अल-कायदा से की जाने लगी। इससे पहले हमास ये जताने की कोशिश कर रहा था कि हम एक वैध पॉलिटिकल संगठन और फिलिस्तीन स्टेट के असली उत्तराधिकारी हैं। 7 अक्टूबर के अटैक ने उसकी छवि तहस नहस करके रख दी थी। बंधकों के तौर पर उन्हें इसको ठीक करने का मौका दिखा। नंबर 2, ग्लोबल मैसेजिंग। हमास इजराइल पर फिलिस्तीनी कैदियों को टॉर्चर करने का आरोप लगाता है। हमास को यह दिखाने का मौका मिला है कि हम इजराइल से अलग हैं, बंधकों को टॉर्चर नहीं करते। इससे सहानुभूति बटोरने की कोशिश की जा सकती थी। नंबर 3, वर्चस्व साबित करने की कोशिश। गाजा में कैद इजरायली बंधक अलग अलग गुटों के कब्जे में हैं, लेकिन इजराइल से डील सिर्फ हमास ने की। बंधकों को रिहा करने में भी उसी के लड़ाके आगे रहे। इसके जरिए हमास ने खुद को गाजा पट्टी का सर्वे सर्वा साबित करने पर जोर दिया। अभी तक इजराइल हमास के खात्मे की बात कर रहा था, अब उन्हें संघर्ष विराम को लेकर समझौता करना पड़ रहा है। अब आपको जंग के लेटेस्ट अपडेट्स भी बता देते हैं। पहला अपडेट बंधकों से जुड़ा है। अभी तक कुल 110 बंधकों को छोड़ा गया है। इनमें 86 इजरायली और 24 विदेशी नागरिक हैं। हमास के कब्जे में 137 बंधक अभी भी मौजूद हैं। इनमें 4 और 10 साल के 2 बच्चे भी हैं। हमास का दावा है कि दोनों की मौत हो चुकी है। दूसरा अपडेट संघर्ष विराम से जुड़ा है। 1 दिसंबर की सुबह इजराइल ने संघर्ष विराम समझौता खत्म करने का ऐलान किया। सुबह तक डेडलाइन बढ़ने की उम्मीद थी, मगर 1 घंटे पहले हमास ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया। फिर इजराइल आर्मी का बयान आया, बोले हमास ने संघर्ष विराम को नहीं माना, हमारी सीमा में रॉकेट्स दागे, हम गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ लड़ाई फिर से शुरू कर रहे हैं। इजराइल की वायुसेना ने दक्षिणी गाजा के शहरों में लीफलेट्स गिराए हैं। लोगों को दक्षिणी गाजा खाली करने के लिए कहा गया है। चर्चा है कि इजरायली सेना ऑपरेशन का दायरा बढ़ा सकती है। अभी तक उनका फोकस उत्तरी गाजा पर ही था। तीसरा अपडेट COP28 से जुड़ा है। इन दिनों दुबई में क्लाइमेट चेंज पर बड़ी बैठक चल रही है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं। आज ईरान के डेलीगेट्स ने बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया। उनकी आपत्ति इजरायली प्रतिनिधियों की मौजूदगी को लेकर थी। तो यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी नॉर्थ कोरिया से है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं किम जोंग उन। उनकी बहन ने अमेरिका को धमकी दे दी है। कहा है ना तो हम अमेरिका से बात करेंगे, ना ही उनका कोई हुक्म मानेंगे। पूरा मामला आपको बताते हैं। तो हुआ ये कि 21 नवंबर 2023 को नॉर्थ कोरिया ने जासूसी सैटेलाइट्स लॉन्च किए। अमेरिका समेत कई देशों ने इसका विरोध किया। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की धमकी दे दी। नॉर्थ कोरिया अपनी मस्ती में मस्त रहा। फिर इस हफ्ते की शुरुआत में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक बैठक हुई। वहाँ नॉर्थ कोरिया वाला मसला उठा। यूएन में अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि नॉर्थ कोरिया जो सैटेलाइट स्पेस में भेज रहा है वो सही नहीं है। ये लापरवाह और गैर कानूनी कदम है। इससे नॉर्थ कोरिया के पड़ोसियों को खतरा है। ग्रीनफील्ड ने यह भी कहा कि नॉर्थ कोरिया को बात करनी चाहिए। अमेरिका इसके लिए रेडी है। बात करनी कब है ये नॉर्थ कोरिया डिसाइड कर सकता है। यूएन में हुई चर्चा की गूंज नॉर्थ कोरिया तक पहुंची। किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने अमेरिका की अपील नकार दी। उन्होंने कई और सैटेलाइट्स लॉन्च करने की धमकी भी दी। यूएन नॉर्थ कोरिया के जासूसी सैटेलाइट्स को लेकर पहले भी कई प्रस्ताव ला चुका है। ये प्रस्ताव नॉर्थ कोरिया को रोकते रहे हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया का कहना है कि अमेरिका से उसे खतरा है, इसलिए उसे इनकी जरूरत है। अब आपको ये भी बताते हैं कौन है किम यो जोंग। सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से उम्र में 4 साल छोटी हैं।
सरकार में अच्छा खासा उनका दखल है, नंबर 2 कहलाती हैं। किम की वर्कर्स पार्टी में पब्लिसिटी एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में काम करती हैं। एक झलकी अब तक की अचीवमेंट्स पर डालते हैं। नवंबर 2014 में यो जोंग वर्कर्स पार्टी के प्रोपेगेंडा एंड एजुटेशन डिपार्टमेंट की वाइस डायरेक्टर बनाई गई थी। डिपार्टमेंट संभालने के बाद भाई की कल्ट छवि बनाने में वो जुट गई। 3 साल तक नॉर्थ कोरिया में कई बड़े पब्लिक इवेंट्स का आयोजन करवाया है, जिसमें किम जोंग उनका गुणगान होता था। इसकी पूरी प्लानिंग यही करती थी। उन्होंने किम जोंग की छवि लोगों के नेता के तौर पर पेश की। 2017 में यो जोंग को देश के सबसे शक्तिशाली पॉलिट ब्यूरो का सदस्य बनाया गया। इसके 1 साल बाद ही 9 फरवरी 2018 को वो साउथ कोरिया के प्योंगचांग में विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल हुई। 1950 के कोरियन वॉर के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि नॉर्थ कोरिया में सत्ताधारी किम परिवार का कोई सदस्य साउथ कोरिया गया हो। यहाँ वो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन से मिली। 2020 में वो फिर से पॉलिट ब्यूरो सदस्य के रूप में चुनी गई। माना जाता है कि किम जोंग उनके तमाम फैसलों के पीछे वही होती हैं। यो जोंग काफी लो प्रोफाइल रहती हैं, उनकी सूचनाएं अंडर कवर रखी जाती हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से यो जोंग काफी फ्रंट फुट पर खेलने लगी हैं, घरेलू पॉलिटिक्स, मिलिट्री से लेकर डिप्लोमेसी तक। दूसरी सुर्खी रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी है। रूस के एक और हाई रैंक कमांडर के मारे जाने की खबर सामने आई है। एक और इसलिए कहा क्योंकि युद्ध की शुरुआत से अब तक रूस के करीब 7 कमांडर्स की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अभी जिनकी खबर आई है वो है व्लादिमीर ज़वादिस्की। हालांकि ये खबर भी पुख्ता नहीं है। सबसे पहले खबर रूस के अखबार लेंटा ने छापी थी। लेंटा एक प्रो रशियन न्यूज़पेपर है। इसमें खबर छपने के बाद कई रूसी टेलीग्राम चैनल्स ने भी ये खबर चलाई, लेकिन उसके बाद भी ज़वादिस्की की मौत पर कंफ्यूजन पैदा हो गया। वो कैसे? पहली बात, रूसी सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दूसरा, ज़वादिस्की ने मॉस्को हायर कंबाइंड आर्म्स कमांड स्कूल से पढ़ाई की है। ये रूस का एक प्रतिष्ठित आर्मी स्कूल है। इस स्कूल के सोशल मीडिया अकाउंट से पहले मौत की न्यूज़ की पोस्ट की गई, बाद में इसे डिलीट कर दिया गया, जिसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा हो गया। मौत की पुष्टि ना होने का एक कारण और भी है। यूक्रेन ने इससे पहले भी 7 रूसी कमांडर्स के मारे जाने की बात कही थी, लेकिन बाद में पता चला कि इनमें से 3 अभी भी जिंदा हैं। अभी तक जो खबर आई है उसके मुताबिक व्लादिमीर ज़वादिस्की की मौत लैंडमाइन फटने से हुई है। आज की दुनियादारी में इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।